जैन स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सोनू सर क्लासेस में। एंड आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी कैसे हैं एक बार लाइव चैट में फटाफट से बता दीजिए, फिर हम सभी आज के इस सेशन में आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, है ना। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सभी मस्त हैं, मजा आ रहा है तैयारी करने में। चलो बहुत बढ़िया डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मैं बता दूं कि एक पिछला सेशन ऑलरेडी आपका हो चुका है। एक 4 बजे लाइव जो है सेशन हुआ था। जो भी बच्चा अगर मिस कर दिया उसको तो उसको कवर कर लेगा बच्चे, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक और सीरीज की आपकी एक और लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है डियर स्टूडेंट्स, है ना। तो आप सभी ने बहुमूल्य वक्त दिया, इसका पूरा पूरा ख्याल रखा जाएगा और आप सभी को बेहतरीन प्रश्न जो है सिखाए जाएंगे बच्चे, जो आपकी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्टली आपकी एग्जामिनेशन में आने हैं, क्योंकि ऐसा कोई कंसेप्ट कोई क्वेश्चन है ही नहीं जो आपको छोड़ा जाएगा। और यहाँ पर कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, कोई कंसेप्ट बचेगा ही नहीं जो आपसे पूछ दे और आप ना बता पाए तो डेफिनेटली 100% आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो डेली लाइव क्लासेस ज्वाइन करिए बच्चे, ठीक है। और जो भी बच्चे पिछले सेशन को मिस कर चुके हैं वो लक्ष्य बैच 2024 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे जाकर के आप अपनी पिछली कोई भी छूटी हुई क्लास को कवर कर सकते हो। यूं समझो कि लक्ष्य बैच एक ऐसा बैच है जो बिल्कुल फ्री है और आपका बेड़ा पार करा सकता है और आप सभी को सफल बना सकता है ना। तो इसकी कोई क्लासेस बच्चे आपको मिस नहीं करनी है, सभी क्लासेस को कवर करना है, सभी क्लासेस को कंप्लीट करना है। साथ में पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है और सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखना है, क्योंकि वहां पर आपको मिलता है फ्री मॉक टेस्ट, फ्री टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में, जहां से आप सीबीटी टेस्ट का अनुभव प्राप्त कर पाते हैं, एक्सपीरियंस ले पाते हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता कैसे है ना। बात समझ में आ रही है बच्चे। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सेशन को लाइक कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए और हमारे उन सभी प्यारे साथियों तक पहुंचा दीजिए जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ करके शानदार शानदार बेहतरीन और जबरदस्त तैयारी बच्चे कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो सेशन में आगे बढ़ेंगे, ज्यादा वक्त नहीं अब लेंगे, क्योंकि आप सभी जो है जुड़ चुके हैं, प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, है ना। और सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे और सभी शेर शेरनियों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि जिन तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंची वो आपके नोटिफिकेशन के द्वारा हमारे क्लास से जुड़ सके बच्चे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 9,3 एंड 15,11, है ना। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है ना। तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला ऑलरेडी भी बहुत बार बता चुका हूं बच्चे, कि अगर आपके पास कोई कोऑर्डिनेट का दो पॉइंट, कोई भुज दो आपको दिए हुए हैं x1 y1, और दूसरा दिया हो अगर आपको x2 y2, ठीक है, x2 y2, तो यहाँ पे आप लोग डिस्टेंस का जो फॉर्मूला लगाते हो वो स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आप लोग लगाते हो, और इस तरीके से आप लोग अपना आंसर प्राप्त कर पाते हो, ठीक है। आओ, तो यहाँ पर हमारा x1 y1 9,3 हो जाएगा और x2 y2 15,11 हो जाएगा भैया, ठीक है, क्लियर है। तो बिंदु इतने और इतने की बीच की दूरी हमसे पूछ रहा है, तो दूरी का फार्मूला सबको पता होगा, ऑलरेडी सभी बच्चे पढ़ चुके होंगे इस क्वेश्चन को। तो आपको दूरी का पता है, फॉर्मूला क्या हो गया, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो अब देखो, x2 हमारा क्या है 15 और y2 हमारा 11 है, तो x2 में से x1 को घटाना है, तो 15 में से 9 को घटाएंगे स्क्वायर रूट के अंदर, 15 में से 9 को घटाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस
आपका y2 में से y1 को घटाएंगे, यानी 11 में से 3 को घटाएंगे और सॉल्व कर लेंगे, है ना। 11 में से 3 को घटाएंगे और सॉल्व कर लेंगे बच्चे, है ना। फटाफट से सॉल्व कर लेना। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर रूट के अंदर 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 चला जाएगा तो 8 बचेगा। 8 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। तो स्क्वायर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा बच्चे। बिल्कुल एकदम सही आंसर है भैया। स्क्वायर रूट के अंदर 100 आ रहा है आपका, इसका मतलब स्क्वायर रूट से बाहर 10 यूनिट आ जाएगा। एकदम परफेक्ट आंसर कर रहे हो, 10 यूनिट विल बी करेक्ट आंसर। 10 इकाई एकदम सही आंसर दे रहे हो आप सभी, है ना। 10 इकाई एकदम परफेक्ट, एकदम राइट आंसर दे रहे हो बच्चे। 10 इकाई जो है एकदम बेहतरीन आंसर है आप सभी का, है ना। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो भैया आज रात तक वेट करो, एडमिट कार्ड आ गया तो ठीक है, और नहीं आया तो मतलब कुछ नया सुनने को मिलेगा। लाइक जैसे आपकी परीक्षा तिथि 16 से 22 मार्च के बजाय 22 से 30 मार्च के बीच में होगी, है ना, या फिर पहले वीक में अप्रैल में होगी, ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा, है ना। बात समझ में आ रहा है बच्चा। वेरी गुड, बी फॉर वेस्ट, तो योर आंसर इज बेस्ट। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, आप सभी के स्क्रीन पर है। बहुत ही शानदार सा ट्रिक सिखाऊंगा जो कि अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेगा, है ना। तो थोड़ा ध्यान से समझना। पहले क्वेश्चन सुन लो क्या कह रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर A 1,2, B -2,3 एंड C -3, -4, है ना। ध्यान से सुनो क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करिए जिनके शीर्षों का निर्देशांक बिंदु A 1,2, B -2,3 और C -3, -4 है ना। तो आपसे क्या कह रहा है बच्चे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह रहा है ना। तो बहुत सारे मास्टर साहब आपको क्या करेंगे, कहेंगे कि आप जो है त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए सूत्र याद करो, जिसमें आपको x1 y1 x2 y2, है ना, ये सब आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी को। तो ऐसा देखने के लिए मिलेगा। एक मिनट रुक जाओ भैया, क्या कह रहे हैं, क्या अफवाह फैला रखा है भैया तुमने। अभी तो फिलहाल ऐसा कुछ अपडेट है नहीं, चलो आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है भाई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपका ABC का क्षेत्रफल आपसे ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, जिनके शीर्षों के निर्देशांक वर्टिसेस जो है A B और C जो है कुछ इस प्रकार से गिवन है, दिए हुए हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपके वर्टिसेस दिए हुए हैं और आपसे कह रहा है कि आप क्या बता दो, यहाँ से आप बता दो कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। तो देखो जब भी आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल बोले, यहां पर दिया है 1,2, दूसरा दिया है आपका -2,3 और तीसरा आपका दिया है -3, -4। ठीक है भाई, चलो। तो फिलहाल ये आपके तीन वर्टिसेस दिए दिए हुए हैं, गिवन है, और आपसे एरिया ऑफ ट्राइंगल बोल रहा है निकालने के लिए। ओके, तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ पे यहां से आप लोग एक कोई वर्टिसेस लो और उसको जीरो कर दो। जीरो करने के लिए बस उसके चिन्ह बदलकर उसके नीचे लिख देना होगा। जैसे 1 और 2 है ना, तो हम इसे -1 -2 कर देंगे, और यही वैल्यू हम सभी के नीचे, सभी वर्टिसेस के नीचे लिखेंगे। ध्यान से स्टेप्स को समझना। -1 -2 आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 1,2 आपका जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सर, क्योंकि हम x में x की वैल्यू, y में y की वैल्यू जोड़ कर लिखेंगे। तो 1 में -1 जुड़ेगा शून्य, 2 में -2 जुड़ेगा तो शून्य। हमारा ओवरऑल उद्देश्य यही था कि एक वर्टिसेस को जीरो किया जाए। ओके, वेरी गुड। अब देखो यहाँ पर आपका -2 में -1 जुड़ेगा तो -3 लिखा जाएगा, 3 में से 2 घट जाएगा तो 1 लिखा जाएगा। ठीक है, -3 में -1 जुड़ जाएगा तो -4 हो जाएगा, और -4 में -2 जुड़ जाएगा तो -6 हो जाएगा। ठीक है,
अब हमें क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। इसके लिए याद रखिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, दो पास वाली जो वैल्यूज है उनका गुणा कर देना है। चार में माइनस के चार में एक का गुणा होगा तो माइनस का चार आ जाएगा, और माइनस के छह में माइनस का तीन का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस का 18 हो जाएगा। और हमें क्या करना है, माइनस के साथ ये गुणा लिखना है, तो 6 3 18 प्लस में आएगा, और माइनस के साथ हमें यहाँ पर 18 लिखना है, यानी कि माइनस तो रहेगा ही रहेगा। माइनस का तीन का माइनस के छह का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, और माइनस में हमें ये वैल्यू लिखनी है। ये होल ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, 1/2 लगा दीजिए आगे। यही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ये ट्रिक है आपका डायरेक्ट भैया, ठीक है। चलो अब सॉल्व कर लो, आपका जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। 18 में 4 जुड़ेगा, माइनस का 22 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे बच्चे, 2 से 22 कट जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये ऑलवेज याद रखिए मॉड में लिखी जाती है ना। किसमें, मॉड में लिखी जाती है। मॉड का मतलब अगर आपका माइनस में वैल्यू आती है तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 11 यूनिट, 11 इकाई विल बी करेक्ट आंसर। 11 यूनिट जो है आपका 11 यूनिट स्क्वायर आपका जो है राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट ऑप्शन, है ना। ट्रिक समझ में आ गई, जबरदस्त सा ट्रिक है। कुछ ही सेकंड्स में आप लोग आंसर जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं, है ना। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बच्चे सभी को? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया एकदम। राइट आंसर। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, माइनस देखो सुधांशु, बच्चा ध्यान से सुनो। आपकी जो क्षेत्रफल या एरिया होती है वो कभी निगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉड में वैल्यू लिखते हैं। मॉड का मतलब क्या है, ये जो दो लाइंस के बीच में वैल्यूज होती हैं इनका मतलब है कोई भी वैल्यू आएगी वो निगेटिव नहीं होगी कभी। वो क्या नहीं होगी, निगेटिव कभी नहीं होगी, वो पॉजिटिव में ही आएगी, प्लस में ही ऑलवेज वैल्यू आएगी, है ना। समझ में आ गया सभी को, ट्रिक समझ में आ गया बच्चे? हाँ, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आप सभी का एकदम राइट आंसर है बच्चे। जो बच्चे 11 यूनिट स्क्वायर आंसर कर रहे हैं एकदम राइट आंसर कर रहे हैं बच्चे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल से ही संबंधित है, बट इसका कंसेप्ट वही लगता है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ये समझिए कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, बट फार्मूला और वो तरीका जो है सेम है इसके लिए भी, है ना। क्वेश्चन कह रहा है द पॉइंट्स ए बी और सी, तीन आपको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। कह रहा है आर कोलिनियर देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, है ना। ध्यान से सुनो, हिंदी में क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो अंग्रेजों के लिए था, हिंदी भाषी हिंदुस्तानी लोगों के लिए, कि बिंदु ए बी और सी जो है वो संरेख है, तो एक्स का मान क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है भाई, है ना। एक्स की वैल्यू बतानी है, बता दो फटाफट से, वर्ड विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर होगा, है ना। बताओ फटाफट से, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। तो देखो अगर कोई तीन कोऑर्डिनेट्स, तीन आपके निर्देशांक दिए गए हैं और तीनों अगर संरेख हैं यानी कि कोलिनियर हैं, क्या है, संरेख हैं यानी कि कोलिनियर हैं। अगर कोलिनियर है तीन पॉइंट्स तो इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी जीरो। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी जीरो। तो हमारा प्रोसेस सेम होगा जो कि अभी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, बट हम बराबर में ऑलरेडी जीरो लिख कर चलेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमारे पास तीन पॉइंट है x,2, और दूसरा है -3, -4, और तीसरा है 7,5। एक को जीरो कर देंगे, जैसे यहाँ -3 -4 है तो इसके नीचे लिखेंगे 3 और 4, साइन चेंज करके लिख देंगे, और यहाँ पर x में x की वैल्यू, y में y की वैल्यू जोड़ करके नीचे लिख देंगे। इसी प्रकार यही वैल्यू सभी के तीनों कोऑर्डिनेट्स के नीचे हम लोग लिख लेते हैं। सेम प्रोसेस है, दोबारा से समझा रहा हूं, दोबारा समझो, जिसको पीछे वाले में नहीं समझ में आया इसमें समझ में आ जाएगा। देखो x में 3 जुड़ेगा तो x+3 हो जाएगा, कॉमा 4 में 2 जुड़ेगा तो 6 हो जाएगा, एक कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा देखो ये खत्म हो जाएगा, 4 में -4 में 4 जुड़ेगा 0, 3 में -3 जुड़ेगा 0, खत्म, ठीक है। 7 में 3 जोड़ देंगे 10 आ जाएगा, और 4 में 5 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, ओके।
वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, चलो ये कैसे निकलेगा हमारा 1/2 ब्रैकेट के अंदर। अब ये जो दो पास वाले नंबर्स हैं इनका गुणा कर देते हैं, 10 का 6 में गुणा होगा 60 आ जाएगा, माइनस का 1 का गुणा यहाँ पर आपका x+3 में होगा, तो माइनस का 1 ब्रैकेट में x+3 होगा, और माइनस यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पर x+3 आपको मिल जाएगा, और बराबर में 0 है ना। सीधी सी बात जो सोचो, देखो यहाँ पे कि ये आपका दोनों का आपस में गुणा किया और माइनस लगाकर आगे, और हमने इसे लिख दिया है ना। नहीं समझ में आया, दोबारा समझ लो मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो दोबारा से समझो, है ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहा है। इसके बाद आपको माइनस लगाना ही है, -1 का मल्टीप्लाई x+3 में होगा, तो माइनस का x+3 में आप ऐसे इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, इसे आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ये आपके पास बड़ा ब्रैकेट है ही, तो ये माइनस और माइनस मिलकर के क्या होंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 1/2 ब्रैकेट के अंदर 60 माइनस माइनस प्लस x+3 आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और बराबर में क्या लिखना है बच्चे, 0 लिखना है, क्योंकि ये क्या है, संरेख है, कोलिनियर है, तो कोलिनियर होने पे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 0 हो जाता है। वेरी गुड। अब ये दो को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 60 + x+3 हो जाएगा, या 60 में 3 जोड़ देंगे तो 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो 63 + x और बराबर में 0 यानी 0 हो जाएगा। 63 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो x बराबर में माइनस का 63 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 63 आपको मिल जाएगा। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 63 हो जाएगी भैया, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन जो है आपका एकदम राइट ऑप्शन होगा। ओके, क्लियर है डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। पटवारी की तैयारी नहीं चल रही है नितिन एमपी, पटवारी की तैयारी नहीं चल रही है बच्चा, है ना, कि प्रधानमंत्री और फलाना ढिमकाना पूछ रहे हो। यहाँ फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स चलता है, सिर्फ 3 सब्जेक्ट, ठीक है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले ये बच्चे हैं, ठीक है, समझ में आ रही है। फालतू गिरी ना करो, पढ़ाई करनी हो तो पढ़ाई कर लो भैया, ठीक है, नालायक, ऐसे करोगे तो कुछ नहीं होगा जीवन में। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं सेशन में अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी के स्क्रीन पे, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, आपके पास दो पॉइंट्स हैं, इनके बीच की दूरी 5 है, तो फिर क्या वैल्यू होगी p की, ये पूछ रहा है ना। यदि a जो है आपका 4, p है और b जो है 1, 0 है, इसके बीच की दूरी, अगर दो पॉइंट्स के बीच की दूरी 5 है, तो फिर p की वैल्यू बता दो बच्चा, क्या होगी p का मान क्या होगा, बताओ फटाफट से। आदर्श कुमार कह रहे हैं भैया 1/2 कहाँ गया, तो भैया 1/2 को 2 को उठाकर दूसरी तरफ पटकोगे तो 2 का अगर 0 के साथ गुणा होगा तो क्या आएगा, बताओ फटाफट से। 2 का आदर्श अगर 0 में गुणा कर दोगे बच्चा तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, बता दो फटाफट से, चलो बताओ फटाफट से। 2 का अगर 0 में गुणा किया जाएगा तो कितना मिलेगा बच्चे, तो आप कहोगे सर 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, इसमें भी क्या सोचने वाली बात है, तो बस 0 हो गया, गायब हो गई भाई इसी तरीके से, ठीक है। समझ में आ गया तो दिल में रखो, वरना दिमाग में भी नहीं। सेशन को एक लाइक एक शेयर जरूर करो बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डाउट होना चाहिए, जितने प्रश्न उठने हैं वो यहीं उठने चाहिए, ठीक है भैया। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो दो पॉइंट्स हैं आपके पास, इनके बीच की दूरी आपको यहाँ पर दिया है ऑलरेडी कि भैया 5 है, ठीक है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर x2 - x1 का स्क्वायर, एक में से 4 को घटा करके और इसका स्क्वायर कर देते हैं, बीच में प्लस लगाते हैं, y2 - y1 का होल स्क्वायर करते हैं, यानी 0 में से p को घटा करके होल स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद ये बराबर होगा डिस्टेंस के, जो कि ऑलरेडी 5 दिया हुआ है।
अब बोथ साइड हम स्क्वायरिंग करेंगे, क्योंकि यहां से हमें ये स्क्वायर रूट हटाना है। स्क्वायर हमने करा तो स्क्वायर रूट गायब हो गया, एक में से 4 घटेगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस के 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस माइनस के पी का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर यहाँ पे आपका 25 होता है। ठीक है, पी का स्क्वायर को इधर भेज देंगे और 25 को इधर भेज देंगे, तो 9 माइनस के 25 बराबर में आपका पी का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब देखें यहाँ पर अगर हम ध्यान से, तो 9 और 25, 9 को 25 में से घटाएंगे तो माइनस का 16 बराबर में पी स्क्वायर आएगा। स्क्वायर को भेजेंगे दूसरी तरफ तो स्क्वायर रूट बन जाएगा और ये पी का मान देगा। P बराबर में प्लस माइनस का हमें यहाँ पे 4 मिलेगा। देखो नियमता यहाँ माइनस का 16 होगा तो ये कुछ और आयोटा वोटा बनेगा, लेकिन हमारे स्तर से 10वीं के स्तर से आयोटा वगैरह कुछ नहीं होता है, इसलिए प्लस माइनस का 4 ही होगा, है ना। तो 10th के स्टैंडर्ड से करेंगे तो भैया प्लस माइनस 4 ही होगा, बाकी अन्य स्टैंडर्ड्स में आएंगे तो वैल्यू कुछ और आ जाएगी, है ना। समझ में आए तो दिल में रखिए, वरना दिमाग में भी नहीं। चलिए मजा आ गया भैया एकदम। तो एकदम सही आंसर है भाई, प्लस माइनस का 4 विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो बाहर निकलेगा तो प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू आएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज। ये तो अंग्रेजों के लिए था, आइए हिंदी भाषी भाइयों के लिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये है आपका क्वेश्चन। बताइएगा फटाफट से, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर होगा। तो एक आपका सर्कल है, इसका कोई ये बाह्य बिंदु है, इस बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो 2 खींची जा सकती हैं। कितनी खींची जा सकती हैं, 2 खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन जो है बच्चे एकदम राइट आंसर है, बी ऑप्शन जो है एकदम राइट आंसर है बच्चे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी के स्क्रीन पे है, कह रहा द एंगल इन अ सेमी सर्कल इज। एक सेमी सर्कल के अंदर एंगल कितना होगा बच्चे। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे उन सभी प्यारे साथियों तक पहुंचाएंगे जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ करके शानदार शानदार बेहतरीन जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। चलो 90 डिग्री, 180 डिग्री, 60 डिग्री या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। कह रहा अर्धवृत्त में स्थित कोण होता है, कितना होता है, तो हमारे पास एक अर्धवृत्त है कुछ इस प्रकार से, तो इसमें कोण कितना होगा बताओ फटाफट से। तो ये हमारा अर्धवृत्त है, इसके अंदर अगर कोई ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनता है, तो इस आपके डायमीटर के सामने वाला जो ये एंगल होता है ये 90 अंश होता है हमेशा। तो 90 डिग्री विल बी करेक्ट आंसर, 90 अंश जो है आपका राइट आंसर होगा बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते, 2023 में ऑलरेडी ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिए। कह रहा है 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 80 डिग्री, 95 डिग्री एंड 112 डिग्री, इट्स फोर्थ एंगल इज। फिर इसका चौथा एंगल क्या होगा। कह रहा है किसी चतुर्भुज के 3 कोण 80 डिग्री, 90 डिग्री और 112 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है बच्चे, है ना। इसका चौथा कोण क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है बच्चे। फटाफट से सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे उन सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाइएगा जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ करके जबरदस्त तैयारी बच्चे कर सकते हैं, है ना। चलो भाई फटाफट से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इसका आंसर बताएंगे, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर है ना। तो आपके पास चतुर्भुज के 3 कोण दिए हैं और चौथे कोण के विषय में आपसे पूछ रहा है। याद रखिए किसी भी चतुर्भुज में चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। कितना होता है, तो मान लो चौथा कोण x डिग्री हो, बाकी के 3 आपके जो कोण है 80 डिग्री, 95 डिग्री और 112 डिग्री दिए हुए हैं, और टोटल मिलाकर मैंने कहा कि 360 डिग्री होते हैं। तो क्या राइट आंसर होगा बच्चे,
5 में 2 जुड़ेगा 7 हो जाएगा, यानी कि 7 आ गया। 9 में आपका 1 जुड़ेगा 10 हो गया। 10 में 8 जुड़ेगा 18 हो गया। हाथ में कैरी आया 1, 1 1 आ जाएगा 2, ठीक है। x डिग्री बराबर में 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर x डिग्री बराबर में ये 287 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो 360 में से 287 डिग्री घट जाएगा बच्चे, है ना। तो कितना आएगा, 287 और 3 कितना हो जाएगा, 90, और 90 10 300 हो जाएगा। तो 60 10 70 और 70 3 73 यानी 73 डिग्री। तो x डिग्री का मान जो होगा वो 73 डिग्री होगा बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे, एकदम राइट आंसर दे रहे हो आप सभी। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन दे रहे हो आप सभी, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भैया। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है ABCD इज अ रोम्बस सच दैट एंगल ACB बराबर 50 डिग्री, देन एंगल ADB का मान क्या होगा। 2023 में ऑलरेडी पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है भाई। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। ध्यान दीजिए बच्चों, सुनिए समझिए थोड़ा सा कि समचतुर्भुज ABCD जो इस प्रकार है कि एंगल ACB बराबर 50 डिग्री, तब एंगल ADB का क्या मान होगा आपसे पूछा जा रहा है ना। बात समझ में आ रहा है बच्चे। चलो, तो आंसर के साथ ही पिछले क्वेश्चन का आंसर के साथ ही क्या हो गया, स्वाहा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हमें भी मजा आ गया, आहा। ठीक है बाबू पवन, आपका मैसेज देख लिया, टेंशन ना लो, करा देंगे वो भी, ठीक है भाई। चलो K2 का भी मॉक करा देंगे। तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, तो रोम्बस से संबंधित प्रश्न है आपका। रोम्बस से संबंधित प्रश्न आपका दे दिया गया है। मान लो ये हमारा एक कोई रोम्बस है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये हमारा कुछ रोम्बस है इस प्रकार से, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर इसके कुछ डायगोनल दो इस प्रकार होते हैं, डायगोनल 1 डायगोनल 2। थोड़ा सा परफेक्ट नहीं है, आप लोग परफेक्ट बनाना, ठीक है। ये मान लो ए, ये बी साइड हो गया, ये सी साइड हो गया, ये डी साइड हो गया। ये कह रहा है एंगल ए सी बी जो है वो 50 डिग्री है। ए सी बी जो है ये 50 डिग्री है, ठीक है। 50 डिग्री। ओके, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे कह रहा है कि आप ये बता दो कि ए डी और बी यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा। मान लो ये x डिग्री है तो इसकी वैल्यू क्या है ना। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो एडी साइड है, एडी जो भुजा है वो पैरेलल है, यानी कि समांतर होगी बीसी के, ठीक है। तो अगर एडी समांतर होगी बीसी के, तो इसका मतलब हो गया कि आपका अगर ये समांतर है तो यहाँ पर ये जो एंगल 50 डिग्री है आपका ACB, तो इसका मतलब है एंगल ACB जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल आपका CAD के, है ना। CAD के बराबर हो जाएगा, ओके, मतलब इस एंगल के। तो मतलब ये एंगल कितना हो गया, 50 डिग्री हो गया, ओके। अब यहाँ पर दो ये जो आपके डायगोनल एक दूसरे को कट करते हैं, ये आपका 90 डिग्री होता है, 90 अंश होता है। तो 50 डिग्री, 90 डिग्री और x डिग्री को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा आपको। यहाँ पर तीनों को जोड़ने पे ये देखो कोई त्रिभुज बन रहा है आपका, ये ए डी और ये मान लो O पॉइंट है, तो ये एक त्रिभुज बन रहा है। तो ये त्रिभुज अगर बन रहा है तो तीनों का आपका योग कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 90 और 50 को जोड़ेंगे तो 140 डिग्री हो जाएगा प्लस x डिग्री और बराबर में 180 डिग्री। तो 140 को घटा लेंगे और x डिग्री का मान निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो x डिग्री बराबर 180 माइनस 140 डिग्री कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, x डिग्री बराबर में सर 40 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब है जो कोण हमें पता करना था उसका मान 40 डिग्री है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम सटीक आंसर दे रहे हो आप सभी। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छा, बहुत एकदम मजा आ गया भैया। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है आपका एकदम राइट ऑप्शन है, ठीक है भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम राइट ऑप्शन दे रहे हो आप सभी। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है भाई। क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए बराबर 40 डिग्री एंड एंगल बी बराबर 60 डिग्री, देन द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज। अभी जस्ट 4 बजे वाला जो सेशन हुआ उसमें हमने ये बताया इसका कंसेप्ट कैसे क्या है। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए बराबर 40 डिग्री तथा एंगल बी बराबर 60 डिग्री है, तब त्रिभुज ए बी सी में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है बच्चे, है ना। तो बता देना व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर होगा आपका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे उन सभी साथियों तक पहुंचाएंगे जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, है ना। ध्यान दो बच्चे, आपका किसी भी त्रिभुज में वो भुजा सबसे बड़ी होती है जिसके सामने का कोण सबसे बड़ा होता है। जैसे हमारे पास 3 कोण हैं ए बी और सी इस आपके त्रिभुज में, है ना, जिसमें एंगल ए बोल रहा है कि 40 डिग्री है, ठीक है। एंगल बी बोल रहा है आपसे कि 60 डिग्री है। तो तीसरा एंगल कितना होगा, 40 और 60 को जोड़ोगे 100, 180 में से 100 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 80 डिग्री, क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना आता है, 180। तो ये 60 40 मिलके 100, तो तीसरा एब्सोल्युटली 80 डिग्री ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न है कि सबसे बड़ी भुजा त्रिभुज की कौन सी होगी। तो मैंने कहा कि जो कोण सबसे बड़ा होता है उसके ठीक सामने वाली भुजा जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। यानी 80 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, ए बी, तो ए बी यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा है, ठीक है। ये क्या है भैया, सबसे बड़ी भुजा है। कंसेप्ट समझ में आ गया। ये आपकी सबसे बड़ी भुजा है, 2023 में ऑलरेडी पूछा हुआ है। यानी ए बी विल बी करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है आपका एकदम जबरदस्त आंसर है बच्चे, है ना। तो समझ में आए तो दिल में रखना, वरना दिमाग में भी नहीं। उस सेशन को एक लाइक एक शेयर जरूर करना बच्चे, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आप सभी के स्क्रीन पे है। डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ रखा है इसने, है ना, कुछ नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला इसने पूछ रखा है। कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, देन अल्फा प्लस बीटा इज। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सिंपली कुछ नहीं पूछा है इसने, बस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है। कह रहा है कि आपका अगर कोई द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो, अगर अल्फा बीटा इसके मूल हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या वैल्यू होगा, आपसे पूछा जा रहा है ना। बहुत आसान है, बेहतरीन सवाल है। और याद रखिए कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो आपका अगर कोई समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म में लिखा है तो माइनस का बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। और अल्फा इंटू बीटा अगर पूछता है तो इसकी वैल्यू सी अपॉन ए होती है। ओके, बात समझ में आ रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको एकदम रट लो, सेट कर लो दिमाग में बच्चे, है ना। एकदम सटीक जा रहे हो आप सभी, एकदम राइट आंसर कर रहे हो बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा बच्चे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ साइन थीटा बराबर में √3 अपॉन में 2, देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज, है ना। फिर कॉस थीटा की क्या वैल्यू होगी, आप सभी से पूछा जा रहा है ना। क्या कह रहा है कि साइन थीटा का अगर मान √3/2 है, तब कॉस थीटा का क्या मान होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो थीटा के किस मान के लिए साइन की वैल्यू √3/2 होती है, तो आप कहोगे सर थीटा बराबर 60 डिग्री होने पे साइन 60 का मान √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ थीटा का मान हमें 60 डिग्री यहाँ से मिल गया डायरेक्ट देखते ही। तो कॉस 60 का मान कितना हो जाता है, कॉस 60 का मान हो जाता है सर 1/2। तो यहाँ 1/2 राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है सर। बी विल बी करेक्ट आंसर। बी जो है एकदम राइट आंसर है यहाँ पे, है ना। बात समझ में आ रही है। चलो बहुत बेहतरीन, एकदम मजा आ गया, एकदम राइट आंसर बच्चे। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। ये तो बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन देखो,
देखो 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चे। अगला क्वेश्चन ये भी क्या कह रहा है कि इफ साइन ए प्लस बी बराबर 1 एंड कॉस ए माइनस बी बराबर में √3/2 फाइंड ए एंड बी। फिर ए और बी को फाइंड करिए, है ना। हिंदी भाषी लोगों के लिए, ये तो अंग्रेजों के लिए था भैया। हिंदी भाषी लोगों के लिए देखिएगा क्या कह रहा है कि यदि साइन ए प्लस बी बराबर में 1 और कॉस ए माइनस बी बराबर में √3/2 तो ए और बी का क्या मान होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान दो कि यहाँ पर साइन का किस वैल्यू के लिए, थीटा के किस मान के लिए साइन की वैल्यू आपकी 1 होती है। तो आप कहोगे सर 90 डिग्री के लिए साइन का मान क्या आता है, 1 आ जाता है। तो ए प्लस बी क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखो यहां देखो कॉस है, कॉस में थीटा के किस मान के लिए, कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 होती है। तो आप कहोगे सर थीटा का मान अगर 30 डिग्री मिल जाए तो यहां पर क्या होता है, ऐसा हो जाता है कि आपकी √3/2 मिल जाती है कॉस की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। चलो वेरी गुड। अब हमें क्या करना है, ऑप्शन से चेक करना है ए और बी में कौन सी थीटा थीटा की ऐसी वैल्यू है जो ये दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे रही है ना। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं जो कि 60 और 30 डिग्री है। तो 60 और 30 को जोड़ते हैं, बिल्कुल सही है, 90 डिग्री आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 60 में से 30 को घटाएंगे तो देखते हैं क्या 30 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल 30 डिग्री आ गया। तो एकदम करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है। बात समझ में आ गई, क्लियर है सभी को? कोई डाउट, किसी किसी पॉइंट पे कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बाबू, है ना। तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे उन सभी प्यारे साथियों तक पहुंचाइएगा जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ करके जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए कि इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस बी, फाइंड ए प्लस बी, है ना। फिर ए प्लस बी की क्या वैल्यू होगी, आपको फाइंड करके बताना है। कह रहा है कि यदि ए और बी न्यून कोण हैं तथा साइन ए बराबर कॉस बी है, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है ना। ए प्लस बी का क्या मान होगा आपसे पूछा जा रहा है, बताइएगा बच्चों, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, बताइए फटाफट से। तो ए और बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब है कि 90 डिग्री से कम होंगे। ठीक है भाई, अब देखो साइन ए बराबर कॉस बी दिया, मतलब ए और बी का देने का मतलब है दोनों यहाँ पर अलग अलग एंगल है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपको देखना है कि साइन का कौन सा आपका ऐसा एंगल है जो कॉस के दूसरे एंगल के बराबर होता है। तो आप कहोगे कि सर अगर हम साइन 30 का मान देखें, साइन 30 का जो मान होता है वो बराबर होता है कॉस 60 के। ठीक है, मतलब साइन 30 का मान 1/2 है तो कॉस 60 का मान 1/2 होगा। इसका मतलब सर हम कह सकते हैं कि ए बराबर 30 डिग्री हो सकता है और बी बराबर आपका 60 डिग्री हो सकता है सर। ठीक है, तो ए प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ए की वैल्यू 30 डिग्री और बी की वैल्यू 60 डिग्री हो जाएगा, दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है बच्चे। डी ऑप्शन जो दे रहा है एकदम राइट ऑप्शन दे रहा है, एकदम जबरदस्त आंसर दे रहा है बच्चे, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, तो यहाँ पर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है एकदम राइट ऑप्शन है बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए, आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर, ऑप्शन नंबर ए परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बी ऑप्शन पैरेलल टू ईच अदर, सी ऑप्शन मेक एक्यूट एंगल, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज, है ना। देखिएगा चार ऑप्शन है आपके पास और यहाँ पर हिंदी वाला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं आपस में लंब होती हैं, समानांतर होती हैं, न्यून कोण बनाती हैं, या इनमें से कोई नहीं। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर होगा बच्चे, बताइएगा फटाफट से, है ना। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर होगा, है ना। तो हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल का ये मान लो हमने डायमीटर खींच दिया। ठीक है, डायमीटर के एंड से दो आपकी स्पर्शी कुछ इस प्रकार से खींची जा रही है। तो ये दोनों क्या होंगी, एक दूसरे की पैरेलल होंगी,
यानी कि समानांतर होंगी। क्या होंगी? पैरेलल होंगी, यानी कि समानांतर होंगी बच्चे। पैरेलल, यहाँ पर पैरेलल टू ईच अदर विल बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ रहा है? बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। बी जो है एकदम करेक्ट आंसर आपका होगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। कह रहा if x is equals to a sin theta plus b cos theta and y is equals to a cos theta minus b sin theta है, then x square plus y square is, है ना? देन फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी बच्चे बताइएगा। और सेशन को एक लाइक एक शेयर जरूर करिए, हमारे सभी प्यारे साथियों तक पहुंचाइए जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। 100% सिलेक्शन रेशियो है, 100% सिलेक्शन की गारंटी होगी इस बैच लक्ष्य बैच 2024 के साथ, है ना? तो बिल्कुल भी क्लासेस मिस ना करें और पीडीएफ एंड नोट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप सभी बच्चे ज्वाइन कर लें बच्चे, है ना? तो यहाँ पर x की वैल्यू दे रखी है और y की वैल्यू दे रखी है और आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है बच्चे, है ना? तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर मीन्स ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। और यहाँ पर प्लस आपका वाई स्क्वायर मीन्स ए कॉस थीटा और माइनस का बी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके चलो, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर मीन्स यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस का 2a साइन थीटा और इंटू बी कॉस थीटा और प्लस का यहां पर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का आपका बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का 2a कॉस थीटा और इनटू आपका b साइन थीटा, ये लिख सकते हैं। वेरी गुड, लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पर देखिए ये चीज जो है इससे कट जाएगा, खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया सर। अब देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा वाले के साथ हम लोग रखेंगे, सॉरी ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के साथ रखेंगे जो कि ए स्क्वायर यहाँ है। तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आपका लिख सकते हैं इसे प्लस में ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और आपका बीच में प्लस लगेगा, आपका बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके साथ हम लोग कर लेंगे बी स्क्वायर आपका ये साइन स्क्वायर थीटा है इसको, ठीक है। तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे आ जाएगा। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चे? नेक्स्ट स्टेप में बहुत आसान है, आपको बस करना क्या होगा, यहाँ पर ए है यहाँ भी ए है, कॉमन कर लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और प्लस यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ही मिल जाएगा। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, यहाँ भी 1 होगी, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। तो वेरी गुड, ये आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप बी में दे रहे हो, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन होगा बच्चे, है ना। बात समझ में आई? तो बात समझ में आई तो दिल में रखना, वरना दिमाग में भी नहीं। और सेशन को एक लाइक एक शेयर जरूर करिए, हमारे उन सभी प्यारे साथियों तक पहुंचाइए जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अगला देखो, सेक 30 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे आपसे पूछना है ना। सेक 30 बटा कोसेक 60 का मान क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है ना। सेक 30 डिग्री और कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 2/√3,
है ना। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो कॉसेक 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3। सिंपल है, वेरी गुड, बहुत सिंपल है सर। एक आ जाएगा, बिल्कुल एकदम एक आ जाएगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन जो है एकदम राइट ऑप्शन हो जाएगा बच्चे, है ना। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन आप सभी दे रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पे है। कह रहा है कि इफ 2 sin 2 थीटा इज इक्वल्स टू √3 देन थीटा इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन हिंदी में कि यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 हो तब थीटा का क्या मान होगा, है ना। थीटा का क्या मान होगा बताइए फटाफट से। तो यहां पर 2 sin 2 थीटा बराबर में √3 है, तो इस 2 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो sin 2 थीटा बराबर में आपको √3/2 मिल जाएगा। ओके, तो अब आप देखेंगे कि 2 थीटा के किस मान के लिए साइन की जो वैल्यू होगी वो √3/2 हो जाएगी। तो आप कहोगे सर 2 थीटा बराबर 60 डिग्री होगा तभी ऐसा हो सकता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। तो यहाँ पर 2 से 60 को काटेंगे 30 बार में कट जाएगा, यानी थीटा का मान क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री क्या होगा यहाँ थीटा की वैल्यू होगी। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। जो बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं एकदम राइट ऑप्शन दे रहे हैं बच्चे, है ना। एकदम बेहतरीन आंसर दे रहे हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर दे रहे हैं आप सभी। इसी बात पे सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे उन सभी प्यारे साथियों तक पहुंचाइएगा जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ करके जबरदस्त तैयारी बच्चे कर सकते हैं। आज YouTube को पता नहीं क्या हो गया भैया, ये वेट और कट इट ऐसा कुछ बोल रहा है। इसका दिमाग उमाग फिर गया है क्या कि ये पूरा का पूरा YouTube ही हैंग हो गया कि पॉलिटेक्निक वालों तो भैया पढ़ पढ़ के मेरा तो माथा खराब कर दिया तुम लोगों ने, हैं। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। मजा आ गया भाई। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम जबरदस्त। नए बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है सेशन में, और सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चे। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ साइन 3 थीटा इज, है ना। साइन 3 थीटा का मान क्या होगा आपसे पूछा जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है, याद है तो ठीक है ना। और नहीं याद है तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, हम वो भी बताएंगे कैसे करना है, टेंशन नहीं लो, है ना। देखो कह रहा है साइन 3 थीटा का मान क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ है और नहीं याद है फार्मूला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो भैया हम सचिव होते ना तो हम अभी के अभी तुम्हारे तुम्हारे लिए कलेजा निकाल देते कि भैया ले हो, तुम्हें एडमिट कार्ड की बात कर रहे हो, तुम कलेजा ले लो हमारा, है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एडमिट कार्ड हम जारी नहीं करते, ठीक है। हम केवल आप तक कोई सूचना ना पहुंच रही हो, बीच में कहीं अटक गई हो जी कब से लेकर के आपके बीच में, तो हम आप तक स्मूथली उसको पहुंचाने का काम कर सकते हैं, है ना। और कोई प्री इंफॉर्मेशन आपको दे सकते हैं कि आप आगे की एक्सपेक्टेशंस बता सकते हैं। और ऑलरेडी हमने बता रखा है कि भैया अभी तक ऑफिशियली यही अपडेटेड है जी कब की तरफ से कि 10 मार्च यानी आज जो है एडमिट कार्ड जारी हो जाना है। अब उनकी इच्छा होगी कि 12 बजने में 1 मिनट कम रहेगा तभी करेंगे, तो भैया तभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। उनके लिए तो 10 ही मार्च कहलाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो तो यहाँ बढ़ो, आगे बढ़ते भैया। साइन 3 थीटा की वैल्यू बोल रहा है आपसे, तो थीटा की एक वैल्यू ले लो। जैसे मान लो हमने 30 डिग्री ले ली यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ साइन 3 थीटा है तो यानी कि साइन 3 गुणे 30 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब है साइन 90 हो जाएगा। तो साइन 90 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू तुमने क्या ली, 30 डिग्री ली। अब ऑप्शन में रखो जहां थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखने पे सॉल्व करने पे ये तुम्हें 1 मिल जाए ना, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ मान लो सेकंड वाले ऑप्शन में मैं रख रहा हूं, ठीक है। तो 3 इंटू साइन आपका 30 डिग्री हो जाएगा, इसको हम लोग रखते हैं यहाँ पे, और माइनस का 4 इंटू साइन का क्यूब है, यानी कि आपका साइन 30 डिग्री का क्यूब है, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का क्यूब कर देंगे, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो 3 इंटू साइन 30 डिग्री का मतलब 1/2 और माइनस का 4 इंटू 1/2 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर 3/2 आ जाएगा और माइनस का यहाँ पर 1/2 का क्यूब यानी 4/2 का क्यूब 8 आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो 4 से 8 को काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, वैल्यू बनेगी 3/2 माइनस 1/2।
हर समान है तो आपके अंश जो है आपस में घट जाएंगे, 3 में से 1 घट जाएगा, नीचे है 2 तो 2/2 मिलेगा, 2 से 2 खत्म, वैल्यू आई 1, है ना। तो यहाँ वैल्यू क्या मिली इसकी वैल्यू मिली हमें यहाँ पे 1। ठीक है भाई, 1 मिल गई, तो इसलिए यही करेक्ट आंसर है, बाकी किसी में नहीं मिलेगा 1। ठीक है भाई, तुम्हारी इच्छा हो तो चेक करके देख लो, ना विश्वास हो तो इसमें, है ना। तो यहाँ पर 3 इंटू आपका साइन 30 डिग्री है, ठीक है, 30 डिग्री गुणा कॉस 30 डिग्री हो गया। तो साइन 30 का मान 1/2, कॉस 30 का मान √3/2, और यहाँ पर 3, तो देखो ये आ गया आपका 3√3/4, है ना। तो ये आपका नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बी ऑप्शन में 1 मिल रहा है। दूसरा तरीका ये है, डायरेक्ट याद रखो कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है सर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, है ना। बात समझ में आ गई? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। चलो वेरी गुड। तो ये आपके पास एक ऑल्टरनेट तरीका भी है कि मान लो परीक्षा में हमारे प्रश्न नहीं छूटने चाहिए, ठीक है, चाहे अब जैसे भी ना छूटे, ठीक है। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है साइन ए बराबर 9/41, देन द वैल्यू ऑफ tan a इज, फिर tan a का क्या मान होगा आपसे पूछा जा रहा है भाई, है ना। क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रही है कि साइन ए बराबर 9/41 है, तो tan ए का क्या मान होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो लाल बटे कक्का को याद करेंगे भैया, कक्का जी को, लाल बटे कक्का जी आएंगे यहाँ पे, ये बताएंगे हमारे लाल कक्का कि भैया क्या उत्तर सही होगा। साइन ए बराबर आपका दिया हुआ है 9/41, ओके, बराबर में 9/41 में लंब बटा कड़ यानी L/K यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या tan a का वैल्यू पूछ रहा है, tan a का मतलब है कि आपसे पूछ रहा है लंब बटा आधार। तो लंब तो आपके पास ऊपर 9 है, लेकिन आधार आपको नहीं पता है क्या होगा, ठीक है। तो आधार हम निकाल लेंगे, आधार बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर कर्ण का स्क्वायर यानी 41 का स्क्वायर, और माइनस आधार माइनस लंब का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, है ना। थोड़ा मतलब जो जितना आसान हो सकता है उसे उतना आसान रखो, कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ठीक है भैया। चलो, तो 41 को 9 में जोड़ेंगे 50 आ जाएगा, और यहाँ पर 41 में से 9 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा हमारे पास भाई? तो हमारे पास बच जाएगा 32, ठीक है, यानी 32, ओके, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर 50 गुणे 32 हो गया, 5 का गुणा हम लोग 32 में करते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 दूना 10, 5 3 15, और 15 एक आपका यहाँ पर 16, 1600 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया आपका? इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर ये किसका स्क्वायर है आपका? 40 का हो गया ना भैया, 40 का ये क्या हो गया? एक परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी कि आधार यहाँ पे 40 मिल गई, ठीक है। चलो वेरी गुड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 40, 9/40 विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है, 9/40 विल बी करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, 9/40 जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। बात समझ में आई? तो बात समझ में आए तो दिल में रखना, वरना दिमाग में भी नहीं। इस सेशन को एक लाइक एक शेयर करिए, उन सभी साथियों तक पहुंचाइए जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ करके जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ एंड नोट्स के लिए बच्चे, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ cos 2a इज, फिर cos 2a का मान क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये, और 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, या ऑल ऑफ दीज। कह रहा है कि cos 2a का मान क्या है, इसमें से कौन सा cos 2a का मान है ना। तो याद रखिए बच्चे कि cos 2a का मान क्या क्या होता है भैया, याद रखिए कि cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a भी होता है, ठीक है। इसके अलावा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a भी होता है, और इसके अलावा आपका सर 2 cos स्क्वायर a माइनस का यहाँ पर 1 भी यहाँ पर होता है। यानी ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसका मतलब है इनमें से सभी सही हैं, है ना। इनमें से सभी, देखो लिखने का स्टाइल इनमें से कोई नहीं लिखता है हमेशा, इसमें आज लिखा है इनमें से सभी, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, है ना, और गड़बड़ा दे मामला, ठीक है भाई। समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
तो राइट आंसर जो है बच्चे यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है, सभी सही है यहाँ पे। ओके चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, क्षेत्रमिति से संबंधित क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ सर्कल इज 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज, है ना। फिर सर्कमफ्रेंस क्या होगा सर्कल का, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। कह रहा किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि होगी, फिर सर्कमफ्रेंस क्या होगा वृत्त का, आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो आपको क्षेत्रफल वृत्त का दिया है, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर दिया है 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ध्यान देना, तो यहाँ 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, इसे हम 77/2 सेंटीमीटर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है। ओके, तो इसे हम यहाँ पे पाई की जो वैल्यू है इसे हम 22/7 लिख सकते हैं, आर का स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर में 77/2 है। ठीक है, चलो तो यहां पर आपका 11 से ये 2 बार में 22 कट जाएगा, 11 से 7 बार में 77 कट जाएगा। ठीक है भाई, तो ये 7 को इधर भेजेंगे, इस 2 को इधर भेजेंगे, आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 और डिवाइडेड बाई 2 × 2 मिलेगा आपको। ओके, तो आर स्क्वायर बराबर ये 2 के पेयर में है, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, आर बराबर आपको यहाँ पर 7/2 मिल जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आपसे वृत्त की परिधि यानी सर्कमफ्रेंस पूछा है, तो परिधि क्या होती है बच्चे, परिधि होती है 2 पाई आर, यानी 2 पाई आर यहाँ पे होगा 2 × 22/7 × आर, यानी 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, 22 आ जाएगा। 22 सेंटीमीटर विल बी करेक्ट आंसर, यानी जो वृत्त की परिधि होगी वो 22 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन एकदम जबरदस्त राइट ऑप्शन है बच्चे, है ना, एकदम राइट ऑप्शन है। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं एकदम राइट ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पे आपका जो यहाँ पे 22 सेंटीमीटर है एकदम राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, आप सभी के स्क्रीन पे है। कह रहा द रेडियस ऑफ अ व्हील इज 0.25 मीटर, हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस विल इट मेक इन कवरिंग 11 किलोमीटर, है ना। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पहिया है जिसकी त्रिज्या 0.25 मीटर है, यह कितने चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, है ना। मतलब एक पहिया है जो कि 11 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना राउंड घूमेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो बताओ फटाफट से व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, कैसे कर पाएंगे, बहुत आसान है सर। देखिए, पहले तो ये समझिए कि एक चक्कर में कितनी दूरी वो चलेगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, वो उतनी ही दूरी तय करेगा जितना कि उसका सरकमफ्रेंस है, यानी कि उसकी परिधि है। मतलब उस पहिए द्वारा एक चक्कर का मतलब है कि उस पहिए की परिधि, है ना, एक चक्कर बराबर 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ पर आर जो है वो आपको 0 पॉइंट क्या दिया है, 25 दिया है, 0.25 आपको मीटर जो है गिवन है। ओके, मीटर में। ठीक है, ये एक चक्कर की वैल्यू है, यानी कि 2 × आप इसे लिख सकते हो ऐसे 22/7 और गुणे आर की वैल्यू 0.25 आप लिख सकते हो, ये लिखा है गिवन है यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आ गई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब कह रहा है कि ये कितने चक्कर लगाएगा 11 किलोमीटर दूरी तय करने में। अच्छा ये बताओ कि एक चक्कर में ट्रेवल करने में जितनी दूरी, मतलब जितना वो ट्रेवल करेगा, है ना, जितना मीटर ट्रेवल करेगा वो दूरी तय करेगा, है ना, उससे अगर हम भाग भाग कर दे कुल दूरी जो उसने तय की है, तो हमें चक्करों की संख्या नहीं पता चल जाएगी, बिल्कुल चल जाएगी सर। तो चक्करों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, चक्करों की संख्या बराबर आपका यहाँ पर 2 पाई आर, सॉरी 11 किलोमीटर जो कि टोटल ट्रेवल डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाई अगर हम यहाँ पे 2 × 22/7 × आपका 0.25 कर दें तो मिल जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है बच्चे कि ये 11 किलोमीटर है, लेकिन हमने जो दूरी निकाली है ये क्या है, मीटर में है। तो आप पहले क्या करोगे, इसे अपने अनुसार मीटर में बदलोगे, किलोमीटर से मीटर में लाने के लिए इसमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ चक्करों की संख्या जो है वो 11 गुणे 1000 हो जाएगी, और बटे यहाँ पर नीचे 2 गुणे 22, और बटा में देखो यहाँ 7 था तो ये ऊपर गुणा में चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7। ठीक है, इनटू आपका 0.25 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो इसको, आसान है। देखो 11 दूना में 22 हो गया,
है ना। 0.2 को 1/4 लिख सकते हो और 2 दूनी का यहाँ पे 4 है, तो देखो ये चीज इससे खत्म हो गया। तो अब बचा क्या, 7 गुणा 1000 मतलब कि 7000 चक्कर विल बी करेक्ट आंसर। 7000 चक्कर जो है राइट आंसर है बच्चे। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन है ना। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो डी ऑप्शन जो है एकदम राइट ऑप्शन है बच्चे। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं एकदम राइट ऑप्शन दे रहे हैं भाई, है ना। डी ऑप्शन जो है एकदम राइट ऑप्शन दे रहे हो आप सभी। ओके, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आगे बढ़े, बिल्कुल सर, नीचे बढ़ते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन, देखो आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज स्मॉल आर इज, कह रहा है किसी गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर या फिर 2 पाई आर, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? क्या राइट आंसर होगा बताएं फटाफट से। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर होगा, है ना। और सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। गुड क्वेश्चन आदर्श कुमार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे हो, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त, है ना। देखो यहाँ डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चे, मतलब यहाँ जो गलती करनी है, जो डाउट रखना है रख लो, है ना। देखो आदर्श का सवाल है कि सर यहाँ 2 × 2 था और गुणा में 0.25 था, सर इसको आपने कैसे काट दिया, क्यों काट दिया सर, कैसे काट दिया? बच्चे ध्यान दो, 2 × 2 और 0.25 को आप 1 बटा क्या लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, है ना। बात समझ में आई? तो देखो ये 4 से 2 दूनी के 4 खत्म हो गया, 1 आ गया। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चे, है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, तो ध्यान दो। कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज स्मॉल आर इज पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, सभी का आंसर आना चाहिए भाई, है ना। बात समझ में आ रहा है? सर एडमिट कार्ड आ गया, नहीं आया भैया अभी तो, हमें हमें तो अभी फिलहाल हमारे पास जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग तो नहीं आया, ठीक है भाई। अब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं, अब ये भी थोड़ा सा संशय वाली बात है, ठीक है। चलो बताइए फटाफट से, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, बताएं फटाफट से, है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया करो अपने प्रश्न के आगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ भैया, ठीक है। चलो यहां पर स्फीयर की जो वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, 4/3 और पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ वॉल्यूम जो है 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है, ठीक है भाई। चलो तो यहाँ पर आपका जो वृत्त का गोले का जो आपका आयतन होगा वो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं भाई यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। अंग्रेजों के लिए है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, प्लेन मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, है ना। ये अंग्रेजों के लिए, हिंदी वालों, हिंदी भाषी हमारे दोस्तों भाइयों के लिए प्रश्न है, यदि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश आपतित तो होता है तो निम्न में से कौन उसे समांतर किरणों में बदल देती है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस, समतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, या फिर आपका यहां पर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण उत्तल लेंस, है ना। अवतल दर्पण उत्तल लेंस क्या कह रहा है कि यदि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश आपतित होता है तो क्वेश्चन है कि आपका कि तो निम्न में से कौन जो है उसे समांतर किरणों में बदल देता है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है भाई। बात समझ में आ रहा है? तो ये देखो एक लेंस है और इस बिंदु से हमारा लाइट आना स्टार्ट हो रहा है, यहां पर गया, यहां पर गया, ठीक है, और फिर क्या हुआ, ठीक है। और एक हमारा यहाँ पर दर्पण है, ठीक है, इसमें क्या हुआ, ठीक है। तो कौन से हैं
ये आपका क्या है, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है भाई, कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स लेंस विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पर है। कह रहा है द करेक्ट स्टेटमेंट इज अ कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ 0.25 मीटर हैज 4 डायोप्टर पावर। बी ऑप्शन है अ कॉन्वेक्स लेंस विद अ फोकल लेंथ 0.25 हैज -4 डायोप्टर पावर। ऑप्शन नंबर सी, या कॉनकेव लेंस विद अ फोकल लेंथ 0.25 मीटर हैज 4 डायोप्टर पावर। या डी ऑप्शन, अ कॉनकेव लेंस विद अ फोकल लेंथ 0.25 हैज -4 डायोप्टर, है ना। क्वेश्चन है आपका, सही कथन है 2023 में पूछा हुआ है कि 0.25 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। बी ऑप्शन है 0.25 फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है। या फिर आपका 0.25 मीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। या डी ऑप्शन आपका 0.25 फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है। ये क्या करेक्ट आंसर होगा इसमें से, ये आपको बताना है। ठीक है भाई, बताओ फटाफट से व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर होगा, है ना। चलो भाई, बताएंगे फटाफट से व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर होगा। चलो वेरी गुड, बहुत सारे बच्चे राइट आंसर दे रहे हैं, राइट जा रहे हैं भाई, है ना। और बड़ा तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो भैया, ठीक है। चलो एकदम करेक्ट जा रहे हो आप सभी। तो कह रहा है कि क्वेश्चन है कि सही स्टेटमेंट क्या है ना। तो क्वेश्चन है कि यहाँ पर ऑप्शन है कि 0.25 मीटर फोकस दूरी की उत्तल लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है। देखो पावर जो है वो उत्तल लेंस के लिए प्लस में होती है 1/f, अगर फोकस मीटर में दिया हो तो 1/0.25 मीटर आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका ये मीटर में दिया हुआ है, तो इसके लिए जो पावर हो जाएगी वो देखो 0.25 को मैंने अभी बताया कि 1/4 लिख सकते हो, तो 1/1/4 यानी कि 4 डायोप्टर होगा, पॉजिटिव में होगा। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट पता चल गया किसके लिए है, ये आपका उत्तल लेंस के लिए है ना, उत्तल लेंस के लिए। ओके, उत्तल लेंस के लिए है। ओके, कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो, तो कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका आपका प्लस में यहाँ पे प्लस डायोप्टर में आपका क्या होगा, पावर होगा, ये चीज क्लियर है। ओके, तो अब देखो ये उत्तल लेंस की क्षमता माइनस में लिखा है, ये गलत हो गया। अवतल लेंस की क्षमता प्लस में लिखा है, ये भी गलत हो गया। चौथा देखो यहाँ पर 0.25 मीटर या सेंटीमीटर है, कुछ बताया ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या, सिर्फ ए वाला स्टेटमेंट। ए ऑप्शन आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ए ऑप्शन अंग्रेजों के लिए क्या था भैया, कि अ कॉन्वेक्स लेंस विथ अ फोकल लेंथ 0.25 मीटर हैज 4 डायोप्टर पावर, है ना। बात समझ में आ रही है, तो इस हिसाब से ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है एकदम राइट ऑप्शन आप सभी दे रहे हो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। कह रहा है लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट इन, किसमें सबसे तेजी से ट्रेवल करेगा, वाटर में, एयर में, ग्लास में या डायमंड में। कह रहा है प्रकाश सर्वाधिक तीव्र चलती है, जो लाइट है वो सबसे तेज कहाँ चलती है, जल में चलेगी, वाटर में चलेगी, वायु यानी एयर में चलेगी, या कांच में चलेगी, या फिर हीरे में चलेगी, किस में चलेगी, बताइए फटाफट से। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर होगा, है ना। बताएंगे फटाफट से व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर है। चलो बताओ फटाफट से व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। तो सबको पता है भैया, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर वैक्यूम नहीं है तो उसकी जगह पे एयर हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया।
चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एयर विल बी करेक्ट आंसर। एयर जो है आपका वायु जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो वैक्यूम नहीं है तो भैया एयर को लेके चलेंगे, है ना, क्योंकि सबसे अब इससे ज्यादा तो जल डेंस हो जाएगा, वाटर ज्यादा डेंस है, कांच उससे ज्यादा डेंस है, हीरा सबसे ज्यादा डेंस है। तो यहाँ पर बी विल बी करेक्ट आंसर, बी जो है राइट आंसर होगा। ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है साउंड इज अ काइंड ऑफ वर्क, फोर्स, एक्सेलरेशन और एनर्जी। कह रहा है ध्वनि का प्रकार है, ध्वनि किस प्रकार क्या है आपका, इसमें से आपका कार्य है, बल है, त्वरण है या फिर ऊर्जा है। तो याद रखिए जो साउंड है इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, यानी एक ऊर्जा का प्रकार है। क्या है, ऊर्जा का प्रकार है ना। साउंड क्या होता है, हमारी कानों को संवेदित करता है, यानी कोई 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 कुछ बोल रहा है, ऑडिबल है, वो सुनने में मदद कर रहा है, एक एनर्जी है। ठीक है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर, डी जो है यहाँ पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ सब सोनिक साउंड इज मोर देन 20 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज, मोर देन 20,000 हर्ट्ज या लेस देन 20 हर्ट्ज, है ना। तो देखो तीन तरंगे होती हैं, पराश्रव्य, अपश्रव्य, है ना, पराश्रव्य, अपश्रव्य, है ना, और आपका एक और है। ठीक है। तो ये तीनों, हाँ, श्रव्य, पराश्रव्य और अपश्रव्य, तीन आपको याद रखना है कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी होती है ना। यहाँ आपसे अपश्रव्य तरंग पूछ रहा है कि कितनी इसकी आवृत्ति होती है, 20 हर्ट्ज से अधिक, 1000 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या 20 हर्ट्ज से अधिक। क्या राइट आंसर होगा बताओ। तो यहाँ पर याद रखिए कि अपश्रव्य तरंगों के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी लेस देन 20 हर्ट्ज विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपका 20 हर्ट्ज से कम होगी। तो होमवर्क याद रखिए कि पराश्रव्य, अपश्रव्य और आपका श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव्स, इन तीनों की फ्रीक्वेंसी की रेंज कितनी है ये आपको याद करना है, ये आपका काम है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 हर्ट्ज इज 600 वाइब्रेशंस पर मिनट, 60 वाइब्रेशंस पर मिनट, 10 वाइब्रेशंस पर मिनट या 1 वाइब्रेशन पर मिनट, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 हर्ट्ज है ना, 1 हर्ट्ज क्या है, 600 कंपन प्रति मिनट, 60 कंपन प्रति मिनट, 10 कंपन प्रति मिनट या 1 कंपन प्रति मिनट, है ना। तो याद रखिए बच्चे कि 1 हर्ट्ज का मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कोई चीज किसी दिए हुए यूनिट टाइम के अंदर कितनी बार दोलन कर रहा है या कितने चक्कर लगा रहा है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1 हर्ट्ज यानी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज कब होगी, तो आपका अगर देखो 600 कंपन प्रति मिनट लगाओगे तो मतलब 600/60 सेकेंड हो जाएगा। तो ये आपका एक आएगा नहीं, इसलिए गलत हो गया, ये नहीं आ सकता। ठीक है भाई, ये गड़बड़ है, खत्म है ना। चलो सेकंड ऑप्शन देखो, 60 कंपन लगा रहा है कितने टाइम में, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में। तो 60 से 60 खत्म, यानी कि 1 हर्ट्ज आपको मिल गया। तो यही राइट आंसर होगा कि 60 कंपन प्रति मिनट अगर लगाया जाए तो वो हमारा 1 हर्ट्ज जो है कहलाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये अलग अलग टाइम के अलग अलग दिए हुए वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है भाई। ठीक है। चलो बी विल बी करेक्ट आंसर, बी जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप सभी के स्क्रीन पे है, कह रहा अ बॉडी ऑफ मास 200 ग्राम इज मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, फिर इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान दीजिए, कह रहा है 200 ग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है, इसकी गतिज ऊर्जा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, आप सभी से पूछा जा रहा है ना। बता दो फटाफट से, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर आपका होगा, है ना, क्या राइट आंसर होगा बताएं फटाफट से। आज YouTube को पता नहीं क्या हो गया है भैया यहाँ पे। चलो भैया सेशन को लाइक करना, शेयर करना, हमारे उन सभी प्यारे साथियों तक पहुंचाना जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ धुआंधार जबरदस्त खतरनाक तैयारी बच्चे कर सकते हैं। ठीक है। चलो बाबू ये बताएंगे फटाफट से क्या राइट आंसर होगा इसका। सारी चीजें गिवन है आपसे और क्या पूछ रहा है आपसे कि गतिज ऊर्जा क्या होगी, है ना। तो यार एक चीज ध्यान रखना कि द्रव्यमान जो है हम ग्राम में नहीं यहाँ पे कैलकुलेट करते, पहली बात। ठीक है। तो मास तुरंत हमारे पास 200 ग्राम है तो इसे हम केजी में लिखेंगे, इसके लिए 200 में 10⁻³ का गुणा करेंगे और इसमें लिख लेंगे केजी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गया। अब देखो एक पिंड का जो यहाँ पर जो
वेग है, वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकंड है, यानी v जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है। और आपसे पूछ रहा है ये कि भैया गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ mv का स्क्वायर, यानी 1/2 m की वैल्यू आपका 200 इंटू 10⁻³ इंटू 5 आपका हो जाएगा। अब इसे कैलकुलेट कर लो। तो 2 से ये आपका 200 कटेगा 100 बार में, ठीक है। 100 बटा यहाँ 10⁻³ है, इसे नीचे लिख करके 1000 लिख लेंगे, गुणे 5 कर लेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये 5 से आपका 10 कट जाएगा 2 बार में, यानी 1/2। कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ ये है कि भैया यहाँ पर आपका ये v का स्क्वायर है ना, यानी v का वैल्यू 5 है तो 5 गुणे 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 गुणे 5 हो जाता है, ठीक है। तो 5 से ये आपका 10 कटा 2 बार में, तो यहाँ पर मिल जाएगा 5/2, ठीक है। तो 5/2 जूल विल बी करेक्ट आंसर, 5/2 जूल विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो कुछ गड़बड़ नहीं है दया, सब सही है। 5 गड़बड़ हो गया था, 5 सही कर दिया हमने। यहाँ पर ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन एकदम जो है आपका राइट ऑप्शन है बच्चे, है ना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। अरे नहीं, 1/2 नहीं आएगा, 5/2 आएगा, ध्यान से समझो थोड़ा सा। हमने एक थोड़ी सी मिस्टेक जो है स्टार्टिंग में कर दी थी। आपका जो वेलोसिटी, देखो हाफ mv स्क्वायर है तो 1/2 हो गया। मास की वैल्यू 200 गुणे 10⁻³ हो गया। लेकिन v का स्क्वायर है ना, तो 5 मीटर पर सेकंड है आपका v वेलोसिटी, तो 5 गुणे 5 कर देंगे। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, ये 5 बच गया, तो 5/2 जूल आ जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन इस हिसाब से। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कुछ इसी प्रकार से आ गया। ये क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg, है ना। एक ऑब्जेक्ट है 20 kg मास का, इज प्लेस्ड 10 मीटर अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इज इट्स पोटेंशियल एनर्जीज, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये पूछा जा रहा है। स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 2 जूल, 20 जूल, 200 जूल या 2000 जूल, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर होगा। कह रहा एक 20 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी की सतह से 10 मीटर ऊपर रखा जाता है। इसकी स्थितिज ऊर्जा है जी बराबर में 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, दिया हुआ है आपका। तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम ई यू से भी दिखाते हैं, ये क्या होता है आपका m इंटू जी इंटू एच होता है, ठीक है भाई। तो ये आपका कह रहा है कि 20 kg का है, 20 किलोग्राम का है, यानी मास गिवन है आपका कि भैया ये 20 किलोग्राम का है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो हाइट दी गई है वो 10 मीटर दी गई है, क्या दी गई है, 10 मीटर दी गई है, ठीक है। अब यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा इसकी पूछ रहा है, जब यहाँ पर स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका गिवन है, ओके। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, मास जो है आपका 20 हो जाएगा, स्मॉल जी की वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, एच की वैल्यू 10 हो जाएगी। सॉल्व कर लेंगे, 2000 जूल जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। 2000 जूल विल बी करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन जो है आपका एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। समझ में आए तो दिल में रखना, वरना दिमाग में भी नहीं। और सेशन को एक लाइक एक शेयर कर लेना बच्चे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम राइट आंसर दे रहे हो आप सभी, है ना। चलो एकदम सही जा रहे हो आप सभी, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। सेशन को लाइक करना, शेयर करना, हमारे उन सभी प्यारे साथियों तक पहुंचाना जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं बच्चे। क्वेश्चन अगला देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट हैज काइनेटिक एनर्जी 20 जूल एंड पोटेंशियल एनर्जी 200 जूल, इट्स मैकेनिकल एनर्जीज, है ना। अब भैया मैकेनिकल ऊर्जा क्या होती है, ये यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है ना। एक पिंड की गतिज ऊर्जा 20 जूल है और स्थितिज ऊर्जा 200 जूल है, तो इसकी यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी। तो देखो किसी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, तो इसकी मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है कि इसकी टोटल एनर्जी, मतलब आपकी काइनेटिक एनर्जी बॉडी की और प्लस पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। बात समझ में आ रहा है। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी, जो कि 20 जूल दिया है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा जो कि 200 जूल दिया हुआ है। तो दोनों जुड़ करके 220 जूल हो जाएंगे और यही राइट आंसर हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी का, ठीक है। तो यहाँ पर जो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगी वो 220 जूल हो जाएगी इस बॉडी के लिए।
बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। आगे बढ़ते हैं, आगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे उन सभी साथियों तक पहुंचाएंगे जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जबरदस्त तैयारी बच्चे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज डैश 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 इन नेचर। ऑप्शन नंबर ए अट्रैक्टिव, बी ऑप्शन रिपल्सिव, ऑप्शन नंबर सी इनिशियली अट्रैक्टिव देन रिपल्सिव, और डी है कैन नॉट डिसाइड, है ना। कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में सदैव डैश 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 है। आकर्षण है, प्रतिकर्षण है, या फिर प्रारंभ में आकर्षण तत्पश्चात प्रतिकर्षण, या डी ऑप्शन निर्धारित नहीं कर सकते। तो राइट आंसर ये है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी प्रकृति आकर्षण टाइप की होती है, अट्रैक्टिव टाइप की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका नेचर में जैसा होता है वो अट्रैक्टिव होता है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। चलो भाई, सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइए जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारे साथ जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस की डेंसिटी क्या हो सकती है। ए ऑप्शन मास पर यूनिट वॉल्यूम, बी ऑप्शन मास पर यूनिट डिस्टेंस, सी ऑप्शन मास पर यूनिट स्पीड, या डी ऑप्शन मास पर यूनिट एक्सेलरेशन, है ना। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है किसी पदार्थ का घनत्व है। पहला ऑप्शन है प्रति एकांक आयतन पर द्रव्यमान, बी ऑप्शन प्रति एकांक दूरी पर द्रव्यमान, सी ऑप्शन प्रति एकांक चाल पर द्रव्यमान, या डी ऑप्शन प्रति एकांक त्वरण पर द्रव्यमान। क्या राइट आंसर होगा बताएंगे फटाफट से। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर होगा। चलो बच्चे, तो किसी पदार्थ का जो घनत्व की अगर हम बात करें तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू, याद रखिए डेंसिटी बराबर क्या होता है बच्चे, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। यानी कि घनत्व बराबर में आपका द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है, कह रहा है कि आपका किसी पदार्थ का घनत्व जो है, पहला ऑप्शन दिया है प्रति एकांक आयतन पर द्रव्यमान के बराबर होता है। तो डेफिनेटली अगर हम यहाँ वॉल्यूम को एक कर दें, वन कर दें, यूनिट कर दें, एकांक कर दें, तो इसका मतलब है कि डेंसिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, डेंसिटी बराबर हो जाएगी मास के। इसके अगर शब्दों से मिलाएं तो एकदम करेक्ट बात कह रहा है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, है ना। तो ए ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन है। इसका मतलब है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम विल बी करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है भाई। बात समझ में आ रहा है। चलो, समझ में आ गया तो दिल में रखना, वरना दिमाग में भी नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए है ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी, बी ऑप्शन है ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शंस, सी ऑप्शन हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डी ऑप्शन एक्ट ऑन आइदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर, है ना। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है हिंदी में क्वेश्चन, कि गति के तृतीय नियम के अनुसार किया क्रिया और प्रतिक्रिया, पहला ऑप्शन सदैव एक ही पिंड पर कार्य करते हैं, बी ऑप्शन सदैव भिन्न पिंडों पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, सी ऑप्शन समान परिमाण एवं दिशा होती है, या डी ऑप्शन किसी भी पिंड पर एक दूसरे से लंबवत कार्य करते हैं, है ना। तो यहाँ पर तीसरा तीसरा जो नियम है न्यूटन के गति, न्यूटन का जो न्यूटन्स का थर्ड लॉ है ना, न्यूटन का थर्ड लॉ है ना, गति का जो थर्ड लॉ है उसके अकॉर्डिंग आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है। और इसमें क्या है कि प्रत्येक क्रिया के प्रति एक क्रिया होती है लेकिन विपरीत दिशा में होती है और दो भिन्न यहाँ पर पिंडों पे होती है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। जैसे कि आपके बगल में कोई बैठा हो, एक थप्पड़ मारो तो तुम भी एक थप्पड़ खाओगे, ये बात तय है ना। इसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। मार मत देना भैया, कहीं पता चले कोई बड़ा बैठा हो, तुम एक थप्पड़ रखे, तुम्हें लात घूसे सब पड़ना चालू हो जाए, ठीक है। ऐसे पंगे मत लिया करो, ठीक है। फिर कह देना कि सर ही तो कह रहे थे कि भैया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम ऐसे लागू होता है, मैं तो प्रैक्टिकल करने लगा है। बात समझ में आई। चलो बच्चे, तो यहां पर देखो अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड्स टू कॉज
the object. Option number A, to increase its speed. B option, to decrease its speed. C option, to resist any change in its state of motion. या D option, to decrease velocity due to friction. है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि किसी पिंड का जड़त्व उसे प्रेरित करता है. ए ऑप्शन इसकी चाल बढ़ाने के लिए, बी ऑप्शन इसकी चाल घटाने के लिए, सी ऑप्शन इसकी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने के लिए, या डी ऑप्शन घर्षण द्वारा इसका वेग घटाने के लिए. तो जड़त्व का नियम क्या कहता है, अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहना चाहती है, और कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर अवस्था में ही रहना चाहती है, यानी वो अपने अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है. सी वाला ऑप्शन पढ़ो कि इसकी गति की अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने के लिए. तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. ये क्या कर रही है, गति में जो परिवर्तन हो रहा है उसका विरोध कर रही है. सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, है ना. चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ रेडियस स्मॉल आर, द डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर हाफ सर्कल वुड बी 0, 2r, पाई आर, 2 पाई आर. ठीक है, ध्यान दीजिएगा. कह रहा है कि त्रिज्या त्रिज्या स्मॉल आर के वृत्तीय पथ पर एक पिंड गति कर रहा है, आधा वृत्त चलने के बाद तय की गई दूरी क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है ना. तो हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, कुछ इस प्रकार का, ये सर्कुलर पाथ है ना. यहाँ से बॉडी चलना स्टार्ट करी और चलते 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 आधा वृत्त कवर करके यहाँ रुक गई. तो इसने जो ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये क्या ट्रेवल किया, तो ये आपका परिधि परिधि चल रहा है लेकिन आधा परिधि चला. तो किसी वृत्त का पूरा जो परिधि होता है वो 2 पाई आर होता है. इसे 2 से भाग करेंगे तो जो तय की गई दूरी होगी वो पाई आर हो जाएगी. ठीक है भाई, तो यहाँ पर पाई आर, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन. सी ऑप्शन एकदम राइट ऑप्शन होगा. ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, आप सभी के स्क्रीन पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा. क्या कह रहा है, तत्वों को आवर्त सारणी में कैसे व्यवस्थित किया जाता है, आपका केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ना. अब तक फिजिक्स हम लोग लगा रहे थे, अब केमिस्ट्री आ गया. ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने मैथ्स लगाया, इसके बाद फिजिक्स, इसके बाद केमिस्ट्री. तो कह रहा है तत्वों को आवर्त सारणी में कैसे व्यवस्थित किया जाता है, ये आपका सवाल है. फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी कि कैसे व्यवस्थित किया जाता है. सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए भैया, है ना. तो कहीं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम तो नहीं लगाने लगे आप लोग. देखते हैं कौन कौन आंसर कर पाता है भैया, फटाफट से कर दो, है ना. ये तो आंसर सभी का आना ही चाहिए. अब मैं चेक कर रहा हूं कि किसका किसका राइट आंसर होगा. मैं पहले भी ऑलरेडी भी करा चुका हूं इसको, है ना. तो भैया सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें. हमारे उन सभी प्यारे साथियों तक पहुंचाएं जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं. हमारे साथ जुड़ करके जबरदस्त तैयारी कर सकते हैं बच्चे, है ना. चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो आप सभी. ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वर्णमाला के क्रम में, बी ऑप्शन यादृच्छिक रूप में, या सी ऑप्शन परमाणु संख्या के क्रम में, या परमाणु क्रमांक के क्रम में, क्या राइट आंसर होगा, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. चलो भाई, एकदम करेक्ट आंसर है भाई. तो यहाँ पर जितने भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं, एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं ना, परमाणु संख्या के क्रम में, है ना. सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो है एलिमेंट्स को व्यवस्थित किया गया है. ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो, आप सभी के स्क्रीन पे है. कह रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ मेटल सरफेस विथ अ थीन लेयर ऑफ अनदर मेटल कॉल्ड. ऑप्शन नंबर ए अलोइंग, बी ऑप्शन गैल्वनाइजेशन, सी ऑप्शन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या डी ऑप्शन आपका ऑक्सीडेशन. कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, हिंदी में, कि धातु सतह को किसी अन्य धातु की पतली परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है. आयासीकरण, गैल्वेनीकरण, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, या ऑक्सीकरण. तो यहाँ पर किसी धातु की सतह को किसी अन्य धातु की
पतली परत से ढकने की जो प्रक्रिया होती है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाती है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग विल बी करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन सोर्स ऑफ वाटर हार्डनेस? कैल्शियम आयंस, मैग्नीशियम आयंस, सोडियम आयंस या फिर आपका कार्बोनेट आयंस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पानी की कठोरता का आम स्रोत नहीं है? कैल्शियम के आयन, मैग्नीशियम के आयन, सोडियम के आयन या कार्बोनेट के आयन। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? क्या राइट आंसर होगा बताइएगा फटाफट से बच्चे, है ना। तो देखिए, आपके जो वाटर की हार्डनेस होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और सल्फेट के कारण होती है ना। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और सल्फेट के कारण होती है। किसके किसके? कैल्शियम और मैग्नीशियम के। ठीक है भाई, ये कारण है इसके। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सोडियम आयन का यहाँ पे कोई काम नहीं है, इसीलिए ये पानी की कठोरता का आम स्रोत नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो जो जल की कठोरता होती है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट और बाइकार्बोनेट का योगदान होता है, इसीलिए यहाँ पर सोडियम आयन किसी प्रकार से इसका स्रोत नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो आप सभी के स्क्रीन पे। कह रहा है विच गैस इज द मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। कह रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर आर्गन है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? सभी का आंसर आना चाहिए भैया, है ना। सभी का आंसर आना चाहिए, बताएंगे फटाफट से व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि नाइट्रोजन जो है सबसे मोस्ट अबंडेंट है। नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। और इसके बाद कोई कह रहा है कि ऑक्सीजन मोस्ट अबंडेंट है, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है ना, सेकंड मोस्ट अबंडेंट है ना। सबसे यहाँ पर आपका जो है दूसरे स्थान पे जो सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है वो ऑक्सीजन है, 21%। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन यानी नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अधिकतम मात्रा में उपलब्ध है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट, करेक्ट ऑप्शन, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि विच सॉल्ट इज नोन एज इप्सम सॉल्ट एंड इज यूज्ड इन बाथ्स फॉर रिलैक्सेशन एंड एज अ लैक्सेटिव। कह रहा है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट नाइट्रेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। कह रहा है किस लवण को एप्सम लवण के रूप में जाना जाता है और विश्राम के लिए और रेचक के रूप में स्नान में प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, पोटेशियम नाइट्रेट है या मैग्नीशियम सल्फेट होगा, है ना। क्या राइट आंसर होगा बताएंगे फटाफट से। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप सभी को मैं बता दूं मैग्नीशियम सल्फेट विल बी करेक्ट आंसर, MgSO4 विल बी करेक्ट आंसर, है ना। तो मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम लवण के नाम से जाना जाता है या के रूप में जाना जाता है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो आप सभी के स्क्रीन पे, कह रहा विच फ्यूल इज ऑफन यूज्ड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग एंड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोलियम? प्रोपेन, इथेनॉल, गैसोलीन या फिर मेथेनॉल। कह रहा है कि कौन सा ईंधन अक्सर गर्म करने और खाना पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है और पेट्रोलियम से उत्पादित किया जाता है? प्रोपेन, एथेनॉल, गैसोलीन या फिर मेथेनॉल। क्या करेक्ट आंसर होगा बताएंगे फटाफट से, है ना। तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर प्रोपेन विल बी करेक्ट आंसर। प्रोपेन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, प्रोपेन विल बी करेक्ट ऑप्शन। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है, कह रहा है विच फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एन एल्कोहल? एल्कोहल का जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप या फिर एमीन, है ना। क्या कह रहा है कि आपका अल्कोहल में कौन सा कार्यात्मक या क्रियात्मक समूह मौजूद है? कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड, हाइड्रोक्सिलिक अम्ल या फिर आपका एमीन समूह हाइड्रोक्सिलिक, है ना। क्या करेक्ट आंसर होगा बताइएगा फटाफट से बच्चे। तो बिल्कुल राइट आंसर है हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि हाइड्रोक्सिल
आपका ग्रुप विल बी करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप विल बी करेक्ट आंसर, क्योंकि OH आता है ना। जैसे मेथेनॉल को लिखें तो CH3OH लिखते हैं मेथेनॉल को, है ना, ये लिखते हैं मेथेनॉल को। ओके ओके, तो ये क्या हो गया, मेथेनॉल हो गया, जिसे हम लोग क्या OH यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप लगाना होता है या लगाते हैं, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखो, आप सभी के स्क्रीन पर है, कह रहा विच पॉलीमर इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक बॉटल्स, है ना। तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा जो है जनरली प्लास्टिक बॉटल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपलाइन, या पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर आपका पॉलीथिलीन टेट्राथेलेट, है ना। तो बताइएगा कि प्लास्टिक की बोतलें बनाने के लिए आमतौर पर किस बहुलक का उपयोग किया जाता है, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथिलीन टेरेप्थेलेट। क्या राइट आंसर होगा बताइए फटाफट से, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, है ना। तो बच्चे मैं आप सभी को बता दूं, इसको क्या हो रखा भैया, चलो तो यहां पर आप सभी को मैं बता दूं कि आपका एक तो पीईटी यूज होता है, दूसरा आपका एचडीपीई यूज होता है, ठीक है, और तीसरा आपका यहां पर पीपी यानी पॉलीप्रोपलाइन यूज होता है। ठीक है, ठीक है, तो देखो इसमें आपका तीन यूज होते हैं, एक है आपका पॉलीएथिलीन टेरेप्थेलीन, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में पीईटी से लिखते हैं, और दूसरा है एचडीपी यानी हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन, है ना, और तीसरा है पॉलीप्रोपलाइन, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन होगा, पॉलीएथिलीन टेरेप्थिलीन। ठीक है भाई, तो ये डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है, इनमें से कोई भी आपका हो सकता है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, C2H6, C2H4, C2H5OH या फिर C2H5NH2, है ना। वर्ड विल बी करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दो सूत्र होते हैं। ठीक है, एक तो याद रखिए कि संतृप्त क्या होता है, CnH2n+2, यानी कि ये जो जनरल फॉर्म होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का होता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा हम अगर बात करें, आपका CnH2n मिल जाए या फिर आपको CnH2n-2 मिल जाए, इनमें से कोई भी मिल जाए तो ये अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त आपके हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, सूत्र होता है, जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कार्बन नंबर से पकड़ेंगे, यहाँ पर देखो कार्बन की वैल्यू आपकी 2 रखी है, यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 6 लिखा हुआ है, तो मतलब ये CnH2n+2 है। ठीक है भाई, यानी कि ये सैचुरेटेड है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा देखो CnH2n है, जैसे यहाँ n की वैल्यू 2 रखे हुए अगर हम, तो यहाँ देखो C2 और H2 × 2 यानी कि C2H4 मिल जाएगा हमें यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया भैया हमारे पास क्या, अनसैचुरेटेड। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर सैचुरेटेड जो हो जाए, अनसैचुरेटेड जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, है ना। तो ये जो दो जनरल फॉर्म वाले हैं ये असंतृप्त हैं, और ये अगर जनरल फॉर्म मिलता है तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का यहाँ पर सूत्र होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखिए आप सभी के स्क्रीन पे है, कह रहा विच केमिकल टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फ्लेम टेस्ट, क्रोमेटोग्राफी, टॉलेंस टेस्ट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, है ना। कह रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह
की मौजूदगी का पता लगाने के लिए सामान्य रूप से कौन सा रासायनिक परीक्षण प्रयोग किया जाता है? 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ऑलरेडी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर ज्वाला परीक्षण, क्रोमेटोग्राफी, टॉलेंस परीक्षण या सोडियम बाइकार्बोनेट। तो राइट आंसर होगा सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण किया जाता है इसमें, है ना। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट किया जाता है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच प्रोसेस इज कॉमनली यूज्ड टू कन्वर्ट पेट्रोलियम इनटू गैसोलीन एंड अदर फ्यूल प्रोडक्ट्स? डिस्टिलेशन, पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस। कह रहा है क्वेश्चन कि पेट्रोलियम को गैसोलीन और अन्य ईंधन उत्पादों में परिवर्तन करने के लिए आमतौर पर किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो आसवन का, पॉलीमराइजेशन का, ऑक्सीकरण का या हाइड्रोलिसिस का। तो राइट आंसर होगा आसवन का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। डिस्टिलेशन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय एडिंग अ known reagent until the reaction is completed या complete? क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोस्कोपी, टाइट्रेशन या मास स्पेक्ट्रोमेट्री, है ना। कह रहा है क्वेश्चन कि अभिक्रिया पूर्ण होने तक किसी ज्ञात अभिकर्मक को मिलाकर किसी पदार्थ की सांद्रता निर्धारित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का, स्पेक्ट्रोस्कोपी का, अनुमापन का या मास स्पेक्ट्रोमेट्री का। तो अनुमापन का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर है। टाइट्रेशन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टाइट्रेशन जो है आपका परफेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आप सभी के स्क्रीन पे है। कह रहा है द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 45 मिनट। इफ यू स्टार्ट विद 200 ग्राम्स, हाउ मच ऑफ द सब्सटेंस विल रिमेन्स आफ्टर 3 आवर्स, है ना। कह रहा है एक रेडियो धर्मी पदार्थ का आधा जीवन 45 मिनट है ना। यदि आप 200 ग्राम से शुरू करते हैं तो 3 घंटे के बाद पदार्थ की कितनी मात्रा शेष रह जाएगी? तो आपके पास टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ पीरियड दे रखा है, जो कि क्या है आपके पास 45 मिनट है ना। 45 मिनट है, तो आपके पास क्या कह रहा है कि 3 घंटे बाद कितना रह जाएगा? 3 घंटे मतलब 180 मिनट। 180 को 45 से भाग करेंगे, 4 बार में कटेगा, है ना। 4 बार में कटेगा आपका, ना 45 से 180 4 बार में कटेगा। यानी हमारे पास कितने हाफ लाइफ पीरियड है? 4 लाइफ हाफ लाइफ पीरियड है ना। यानी कि 3 घंटे में वो 4 बार अपने आप का क्या होगा? आधा होगा। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, और हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होगा कि 45 मिनट बाद वो अपने आप का आधा हो जाएगा। मतलब वो 200 ग्राम था, है ना। तो 4 आपके यहाँ पर 45 मिनट 180 मिनट के अंदर आएंगे। तो पहले 45 मिनट के अंदर क्या होगा, है ना, पहले 45 मिनट के अंदर क्या होगा कि वो 200 ग्राम का आधा हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा, है ना। 100 ग्राम हो जाएगा। ओके, फिर अगले 45 मिनट में क्या होगा? अगले 45 मिनट में वो 100 ग्राम का और आधा 50 ग्राम हो जाएगा। फिर अगले 45 मिनट में क्या होगा? वो आपका 50 ग्राम का आधा हो जाएगा, यानी कि 25 ग्राम हो जाएगा। और फिर अगले और 45 मिनट में क्या होगा? वो अपने आप का और आधा 12.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फाइनली जो है चौथी बार जो उसका हाफ लाइफ पीरियड होगा, उसके बाद आंसर मिलेगा आपको एक 12.5 ग्राम, है ना। 12.5 ग्राम वो रह जाएगा चौथे यहाँ पर हाफ लाइफ पीरियड के बाद। समझ में आ गया? तो ऐसे करेंगे इसका आंसर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी कॉज ऑफ कोरोजन? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस या रेडिएशन? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षरण यानी जंक लगने का प्राथमिक कारण है? ऑक्सीकरण है, अपचयन है, इलेक्ट्रोलिसिस है या विकिरण है? तो राइट आंसर होगा बच्चे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जो है सबसे प्राथमिक कारण है। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन होगा, है ना। तो इसी के साथ बच्चे आप सभी का फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में एक और आपका सीरीज में जो क्लास है, लाइव सेशन है, वो कंप्लीट है। और आप सभी ने अपना बहुमूल्य वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जीवन भर आभारी रहूंगा आप सभी के इस अथाह प्रेम और स्नेह के लिए। ऐसे ही लव एंड सपोर्ट आप सभी अपना देते रहें और हम आप सभी को धुआंधार, लगातार, जबरदस्त, खतरनाक आपको क्लासेस देते रहेंगे। और एडमिट कार्ड का क्या ही कहे बच्चे, सभी को चिंताएं होती हैं कि भैया कहीं परीक्षा 16 से होनी है तो एडमिट कार्ड दे ही दो, है ना।
कम से कम कंफर्म तो हो कि परीक्षा होनी ही है 16 से। तो भैया देखो आज अपडेट आ गया, मतलब 12 बजे से पहले अगर एडमिट कार्ड जारी हो गई, हम चेक करके कंफर्म करेंगे आपको, तो इसका मतलब यही होगा कि आपकी 16 से परीक्षाएं होंगी। लेकिन अगर आज से डिले हुआ तो इसका मतलब है कि परीक्षा तिथि आगे बढ़ेगी और आपको और ज्यादा थोड़ा समय मिलेगा अपनी परीक्षा की तैयारी करने के लिए, है ना। और अगर हो सकता है बहुत ज्यादा अगर अगले महीने में इनको भेजना पड़े, अगर डेट आगे आगे बढ़ाना पड़े, तो हो सकता है एक बार फिर से फॉर्म की डेट बढ़ जाए, एक बार फिर से फॉर्म भरने का मौका मिल जाए, है ना। तो ऐसा होता है, पिछले साल भी हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो भी अपडेट आएगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे। और उम्मीद करता हूं कुछ नया सीखा होगा आपने, आज के सेशन में कुछ नया जाना होगा और ट्रिक्स और टिप्स सीखे होंगे, नए नए तरीके सीखे होंगे आपने। और हमारा उद्देश्य यही होता है कि मैं हर बार कुछ नया आपको सिखाऊं, कुछ नया दूं, कुछ लाजवाब दूं, जिससे आपको मजा आ जाए पढ़ने में, है ना। मतलब रोमांच भर जाए आपको, पढ़ाने में, पढ़ने में एकदम मजा आ जाए, है ना। और मैं प्रयास पूरा करता हूं, मैं उस पर सफल रहता हूं कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा बच्चे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास के विषय में, कि कैसी क्लासेस लगती हैं आपको, मजा कितना आता है, ठीक है। और अपने सभी साथियों के साथ चर्चा जरूर करिएगा कि हाँ, सोनू सर क्लासेस नाम से एक प्लेटफॉर्म है जहां से आप बिल्कुल फ्री में तैयारी कर सकते हैं। लक्ष्य बैच के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है यूट्यूब पर, लक्ष्य बैच 2024 के नाम से, जहां पर सारी क्लासेस अभी तक की जो लक्ष्य बैच की है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, वो एक साथ अवेलेबल है। प्लस आपको पीडीएफ नोट्स भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दी जा रही है, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में सोनू सर क्लासेस ऐप को फ्री मॉक टेस्ट देने के लिए आप सभी ज्वाइन कर लीजिए। और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें।